हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग BCS 040 स्टैटिस्टिकल टेक्निक का बुक 1 का चैप्टर 2 कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बुक 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट करा था, जहां पर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पर बात करी थी। देखा था कि किस तरह से हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, टोटल आउटकम्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हमने बेसिक्स पर बात करी थी प्रोबेबिलिटी की, और आज हम बुक 1 चैप्टर 2 के बुक के मेथड्स, बुक के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो सबसे पहला मेथड हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट्स के अंदर, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का वो पहला मेथड है जो आपके बुक 1 चैप्टर 2 के अंदर दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके इस मेथड को समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। गाइस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला देख पा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F ऐसे करके लिखा हुआ है, राइट। ये है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसी से आपको समझ में आएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए, इसे पढ़ा क्या जाता है। इसको पढ़ा जाता है कि फाइंड, या आप ये कह लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन दैट F। ये पढ़ा जाता है इस PE/F को, यानी आपको E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आपको F एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी। एक कंडीशन F क्वेश्चन में गिवन होगी, और आपको उस कंडीशन के बिहाफ पर ये E फाइंड आउट करना है। यानी जो हमें फाइंड आउट करना रहेगा वो E रहेगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ये देखिए ना, ऐसे पढ़िए, PEF। आपको E फाइंड आउट करना है, लेकिन किसके बेसिस पर? जो F कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको जरूर कुछ गिवन हुआ दिया गया होगा, तभी तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कोई कंडीशन ये आपको देगा जिसके बिहाफ पर आपको दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है। तो इस सिंबल को हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F, जो हमें हर क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करना होता है। ये इसका फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा कि PF की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 से बड़ी नहीं होगी तो वो फिर 0 हो गई, तो फिर 0 से डिवाइड कर तो होगा ही नहीं। आप जानते हैं हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। तो आइए इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, किस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। हमें E फाइंड आउट करना रहेगा, F हमें हर क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत छोटी सी बात है कि जब भी हमें जो चीज गिवन होगी उसे मैं F लेट करूंगा, और जो फाइंड आउट करना होगा उसे मैं E लेट करूंगा। आइए देखते हैं। आइए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ये बुक का पेज नंबर 52 अगर आपके पास है तो E10 नंबर क्वेश्चन है। 52 पेज नंबर पर E10, जहां उसने बोला है कि दो फेयर डाइस हैं जिन्हें एक साथ रोल किया गया है। दो डाइस हैं। डाइस आप जानते हैं, हम लोग लूडो में खेलते हैं, उसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। मैंने इस पर भी लास्ट वीडियो में बहुत बात की थी। सो दो फेयर डाइस हैं जिन्हें एक साथ रोल किया गया है। तो दो फेयर डाइस को जब एक साथ रोल किया गया, तो अब देखिए, जरा पढ़िए आगेगा कि what is the conditional probability that the sum of the score on the two dice will be 7। यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहां बोल दिया इसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किस चीज की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? सम ऑफ स्कोर ऑफ टू डाइस विल बी 7। यानी दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा उनका सम कितना होना चाहिए? 7। तो जो हमें फाइंड आउट करना है, हम हमेशा आंसर में उसको E लेट करेंगे। जो हमें फाइंड आउट करना है वो E लेट किया जाएगा। तो लेट E, जो फाइंड आउट करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ऑफ स्कोर ऑफ टू डाइस विल बी 7। यानी दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे उनका सम कितना होगा? 7। तो E हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे ही जो हमें फाइंड आउट करना है उसे E के आगे लिख लीजिए। सम ऑफ स्कोर्स ऑफ टू डाइस will be
7। ये लीजिए, यहां मैंने आपको बताया था जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम ई मानेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसे हम एफ मानेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को पढ़कर हमें यह पता चला कि सम ऑफ स्कोर जो है 2 डाइस का वो 7 होगा, ये हमने ई लेट किया है। अब इसका आपको सैंपल स्पेस बनाना होगा, यही बनवाइए कैसे कैसे 7 आ सकता है। आइए कोशिश करते हैं इसको बनाने की। 7 कैसे कैसे आ सकता है। फर्स्ट डाइस पर 1 आ जाए, सेकंड पर 6 आ जाए तो 7 बन जाता है, राइट। और फर्स्ट डाइस पर 6 आ जाए, सेकंड पर 1 आ जाए तो 7 बन जाता है। फर्स्ट पर 2 आ जाए, फिर 5 आ जाए, जोड़कर देखिए ना, 1 + 6 7, 6 + 1 7, 2 + 5 7। 2 डाइस फेंक रहे हैं तो मैं 2 नंबर लिख रहा हूं, क्योंकि हमने 2 बार 2 डाइस फेंकी हैं तो दोनों पे एक एक नंबर आएगा ना। तो जो मैं सिर्फ 7 टोटल लाने वाले नंबर लिख रहा हूं, उन पेयर्स को लिख रहा हूं कि जब वो उस डाइस पर, यहां इस पर और इस पर, एक पे 2 आएगा, एक पे 5 आएगा तो वो 7 होगा। तो वो कॉम्बिनेशंस सोच रहा हूं डाइस पर कि अगर एक डाइस के फेस पर यहां 2 आ गया और यहां 5 आ गया तो ये 7 हो जाएगा। ये मैंने लिखा है यहां पर, राइट। और अपोजिट भी हो सकता है कि फर्स्ट वाली पे 5 आ जाए और सेकंड वाली पे 2 आ जाए तो 7 बन जाएगा। वो कॉम्बिनेशन सोचिए उन दोनों डाइस के फेसेस पर जिनसे 7 आ सकता है। पहली डाइस पर 3 आ जाए, दूसरी पे 4 आ जाए तो 7 आ जाएगा। पहली पे 4 आ जाए, दूसरी पे 3 आ जाए तो 7 आ जाएगा। बस यही कुछ कॉम्बिनेशंस मुझे नजर आ रहे हैं कि इनका टोटल 7 बनेगा। तो जो फाइंड आउट करने को बोला है आपने क्वेश्चन में, उसे ई लेट कीजिए और फिर उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाइए या सैंपल स्पेस बनाइए, राइट। आइए अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा यहां ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम इज ऑड। ये हमें गिवन दैट है। जरा देखिए, यहां पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड आपको व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ द 2 डाइस विल बी 7। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों डाइस के सम 7 आएगा। वो मैंने ई लेट कर लिया क्योंकि उसने व्हाट करके मुझसे पूछा था। जो वो पूछ रहा है उसे मैं ई लेट करूंगा, लेकिन अब उसने आगे खुद ही बोल दिया है गिवन दैट। और मैंने आपको कई बार बताया कि जो वो गिवन दैट कहेगा उसे हम एफ लेट करेंगे, जो वो गिवन दैट करेगा। तो पहले पार्ट में गिवन दैट क्या है, द सम इज ऑड। सम इज ऑड। अब इसके कॉम्बिनेशन सोचिए। ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 11, राइट। ये नंबर्स होते हैं 13। अब गिवन दैट को हमें एफ लेट करना है, व्हाट जो उसने पूछा है उसे हमने ई लेट करना है। अब जो गिवन दैट है वो है द सम इज ऑड, लिख लिया गिवन दैट। अब इसके सैंपल स्पेस आपको बनाने हैं सम इज ऑड के। दोनों डाइस पे जो नंबर आए उनका सम, उनको प्लस करने पर, उनका टोटल करने पर कोई ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर्स तो यही होते हैं। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो 1 तो आ ही नहीं सकता। दोनों डाइस पर अगर मिनिमम नंबर भी, एक डाइस पर सबसे छोटा नंबर 1 होता है, अगर दोनों डाइस पर भी 1 और 1 आएगा तो भी 1 और 1 2 बन जाएगा। टोटल 1 तो आ ही नहीं सकता। ऑड नंबर्स लिख लिए पहले मैंने, और अब इनमें से मैं फिल्टर कर रहा हूं। देखिए, सबसे छोटा नंबर जो 2 डाइस को प्लस करके आ सकता है वो 2 आ सकता है, अगर पहली पे भी 1 आ जाए, दूसरी पे भी 1 आ जाए। और सबसे बड़ा नंबर जो दोनों डाइस का टोटल करके आएगा वो 12 आ सकता है, पहली पे भी 6 आ जाए और दूसरी पे भी 6 आ जाए। यानी आपके जो भी नंबर्स लाई करेंगे वो 2 से 12 के, 2 to 12 के बीच में ही लाई करेंगे टोटल के केस में। पहली डाइस पे भी 1, दूसरी डाइस पे भी 1, तो टोटल 2 बनेगा, इससे छोटा बन ही नहीं सकता। पहली डाइस पे भी 6, दूसरी डाइस पे भी 6, तो टोटल 12 बनेगा, इससे ज्यादा बन नहीं सकता। तो 1 को भी छोड़ दे रहा हूं, 3 को भी छोड़ दे रहा हूं। मेरे पास जो ऑप्शंस बचे वो ऑड नंबर के बचे 3 5 7 9 11। 12 ऑड नंबर नहीं होता, राइट। 2 ऑड नंबर नहीं होता। 12 से बड़ा नंबर डाइस पर बनता नहीं टोटल करने पर, इसलिए मैं आगे जा नहीं रहा। 2 इवन होता है, इसलिए मैंने 2 को लिया नहीं। 1 2 डाइस का टोटल करने से आएगा नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं। आइए अब 3 के जोड़े सोचिए।
दोनों का टोटल करके 3 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, ये 3 का हो गया टोटल। 3 के यही दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और किन्हीं का टोटल करने पर 3 नहीं आएगा। देन 5 के बारे में सोचिए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए। उसने इन नंबर्स को इवन लेने को नहीं कहा है, उसने टोटल सम बोला है, दोनों नंबर्स का सम करने पर ऑड आना चाहिए, वो नंबर ऑड होना चाहिए ऐसे नहीं कहा है उसने। दूसरे पे 4 आ जाए और 1 आ जाए, लीजिए 5 बन गया। 5 का और कोई कॉम्बिनेशन, हाँ पहले पे 2 आ जाए 3 आ जाए, राइट, पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, लीजिए 5 के सारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब 7 के सोचिए, 7 के क्या क्या हो सकते हैं, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ जाए, या 6 और 1 हो सकता है, देन 3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, राइट। और 7 के बारे में और देखिए, 2 और 5 हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है। ये लीजिए 7 के कॉम्बिनेशन भी हो गए। अब 9 के बारे में सोचिए, क्या 7 का कोई और, ठीक है। अब 9 के बारे में सोचिए, तो 4 और 5 से 9 आ सकता है, या 5 और 4 से, पहली डाइस पर 5 आ जाए दूसरी पे 4। 3 और 6 से 9 आ सकता है, और 6 और 3 से 9 आ सकता है, और 2 और 7 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 7 तो डाइस पर होता ही नहीं, इसलिए 9 का भी पॉसिबिलिटी खत्म हुई। अब 11 पर आते हैं, तो 5 और 6, जैसे जैसे नंबर बड़े होते चले जाते हैं कॉम्बिनेशंस कम होने शुरू हो जाते हैं। 6 और 5 ये लीजिए, राइट। तो यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। यहां टोटल एलिमेंट्स कितने हैं जरा गिनेंगे प्लीज, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 6 3 18, ये लीजिए 18। अब हमारा फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, ये फॉर्मूला है। अब पी एफ की वैल्यू हमें मिल रही है 18, ये इंटरसेक्शन एफ अभी रहता है, तो आइए ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई और एफ में जो जो कॉमन है वो एलिमेंट्स आपको यहां देखकर लिखने हैं। इंटरसेक्शन, ये जो सिंबल है जो उल्टा यू बना हुआ है, इसे हम इंटरसेक्शन का सिंबल कहते हैं, और इसका मतलब होगा इसमें और इसमें कॉमन निकालकर आपको लिखना होगा। तो चलिए कॉमन निकालिए। जब तक आप इस तरह से सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कॉमन निकालें, अगर 1 6 इसमें भी है, 6 1 इसमें भी है, 2 5 5 2 5 2 3 4 3 4 4 3 4 3, यानी ये सारे ही मैच हो गए ऊपर वाले। 1 6 मैच हो गया, 6 1 मैच हो गया, 2 5 मैच हो गया, 5 2 मैच हो गया, 3 4 मैच हो गया, एंड 4 3 मैच हो गया। ये टोटल बने 6। तो आइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। इंटरसेक्शन एफ में कितनी वैल्यू आई है, 6, अपॉन में पी एफ की वैल्यू कितनी आई है, 18, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1/3 इज द आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो फाइंड आउट करना था उसे मैंने ई रखा, जो गिवन दैट था उसे मैंने एफ रखा, और दोनों के जो कॉम्बिनेशंस थे वो सोचे। उसके बाद मैंने इन दोनों में कॉमन निकाला, जो दोनों में था उन्हें अलग लिख लिया। अब काउंट करना रह गया था। ई और इंटरसेक्शन एफ में 6 एलिमेंट्स थे लिख दिए, यहाँ 18 एलिमेंट्स थे लिख दिए, उनको डिवाइड करा 6 के टेबल से, तो ये आंसर आया। लीजिए फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही अभी क्योंकि क्वेश्चन ऊपर वाला पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द स्कोर इज 7, तो वो वाला पार्ट तो कॉमन रहेगा। अब हमें सेकंड पार्ट भी करना होगा। अब की बार गिवन दैट ये नहीं, गिवन दैट ये लेके चलना है, यानी यहां पर अब की बार गिवन दैट चेंज होगा। देखिएगा, अब की बार गिवन दैट ये वाला नहीं, गिवन दैट ये वाला लेना है। क्या है, सम इज ग्रेटर देन 6। तो ई तो वही रहेगा क्योंकि ऊपर जो मेन क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला है वो हमने ई लेट किया हुआ है। गिवन दैट वो बदलता जा रहा है हर क्वेश्चन में।
तो आइए अब इसके बारे में सोचते हैं। सम 6 से बड़ा आना चाहिए। अब 6 से बड़े कौन कौन होते हैं? 6 से बड़ा, ओके, यानी 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है। जो वो सबसे बड़ा सम या टोटल जो 2 डाइस पे आ सकता है वो 12 है। अभी मैंने आपको बताया था 12 से बड़ा टोटल आपकी डाइस पर नहीं आ सकता। तो 12 तक जाना है, लेकिन ग्रेटर देन 6 बोला है, इसलिए मैंने 7 से लेना शुरू करा है। 7 इज ग्रेटर देन 6 होता है, राइट। तो आइए अब 7 के बारे में सोचते हैं। 7 किन किन से आ सकता है टोटल? 1 6 से आ सकता है, 6 1 से आ सकता है टोटल, 3 4 से आ सकता है, 4 3 से आ सकता है, 2 5 से आ सकता है, 5 2 से आ सकता है। ये लीजिए 7 के सारे पेयर हो गए, राइट। अब 8 का सोचिए, उसने ग्रेटर देन 6 बोला है, इसलिए मैं 7 8 9 10 11 12 तक सारे लूंगा, क्योंकि 12 वो लास्ट नंबर है जो डाइस के सम करने पे, क्योंकि दोनों डाइस पे जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 6 और 6 होता है, उनको अगर आप जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 से बड़ा टोटल आ ही नहीं सकता डाइसेस पर, राइट। तो 7 टोटल इन नंबरों से आ सकता है। 8 किन किन नंबर से टोटल आ सकता है? 2 6 से आ सकता है, 6 2 से आ सकता है। जैसे जैसे टोटल बड़ा होता चला जाएगा पेयर कम होते चले जाएंगे। 3 5 से आ सकता है, 5 3 से आ सकता है, राइट। 8 और किसी नंबर से आ सकता हो, 8 4 4 से आ सकता है, राइट। अब वो तो दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है, इसलिए उसको मैं रिपीट करके नहीं लिखूंगा। चलिए 8 के भी हो गए। बाई चांस कोई मिस हो जाए तो आप लोग देखिएगा। 9 किस किस से आ सकता है? 9 4 5 से आ सकता है, 5 4 से आ सकता है, 3 6 से आ सकता है, 6 3 से आ सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 9 भी हो गया। 10 किस किस से आ सकता है? दोनों पे 5 5 आ जाए तो 10 आ सकता है। 4 6 से आ सकता है, 6 और 4 से 10 आ सकता है, राइट। और तो मुझे लगता नहीं 10 किसी से आएगा। 11 की तरफ देखें तो 5 और 6 से 11 आ सकता है, 6 और 5 से 11 आ सकता है, 11 भी हो गया। और 12 तो गाइस सिर्फ 6 और 6 से ही आ सकता है। तो टोटल एलिमेंट्स जो इसमें हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 15 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 एलिमेंट्स निकले। आइए अब यहां ई इंटरसेक्शन एफ में हमें इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में हो। 1 6 6 1, ठीक है। 2 5 है, 5 2 यहां है, 3 4 भी है और 4 3 भी, जो दोनों में मैच कर रहे हैं वो यहां लिखने हैं। तो 1 6 6 1 देन 2 5 5 2 देन 3 4 एंड 4 3, ये हुए टोटल 6। फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ का ये फॉर्मूला है। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन में भी सेम 6 आई, लेकिन पी एफ की वैल्यू 21 आई। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, ये लीजिए आपके सामने आंसर है। तो ई हमें फाइंड आउट करना है, एफ हमें क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें 3 गिवन दैट और हैं, 3rd 4th और 5th, यानी ई यही रखना है। 3rd वाले में भी, 4th वाले में भी ई यही रहेगा, 5th वाले में भी ई यही रहेगा। एफ वाला सब में अलग अलग कर दिया है कि भाई इसमें बोला है कि पहली वाली डाइस पर ऑड आना चाहिए, उसमें बोला है सेकंड डाइस पर ऐसा इवन, ऐसी कंडीशन अलग अलग दे रखी हैं। सो ये 3 आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर चैप्टर के लास्ट में आंसर्स दे रखे हैं, तो आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा। इसके जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं उनमें सिर्फ एफ वाला पार्ट बदल बदल कर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। पेज नंबर 52 पर E10 के नाम से ये क्वेश्चन गिवन है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, और उससे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल और करने को मिलेगा।
तो स्टूडेंट्स हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बुक के फर्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 2 में पेज नंबर 52 पर E11 नंबर से दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो देखिए कि क्या बोला है इस क्वेश्चन में। कंसीडर अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, राइट। Assume that each child is as likely to be a boy as it is to be a girl। ये मान लीजिए कि बेटा हो या बॉय हो या गर्ल हो, दोनों चीजों की संभावना, लाइकली लिखा हुआ है, दोनों चीजों की संभावना बराबर है, राइट। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए ये तो पता चला कि हमें मेथड कौन सा लगाना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, दोनों चीजों की संभावनाएं बराबर हैं, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। दोनों बच्चे बॉयज होंगे, इस बात की क्या संभावना है, और जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम ई लेट करते हैं। अभी बताया क्या फाइंड आउट करना है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम ई लेट करते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों चिल्ड्रन बॉय होंगे, इस बात की, बॉय और बॉय, राइट। बी एक लेटर लिख के चलते हैं हम, ठीक है। गर्ल के लिए जी लिख लेंगे, बॉय के लिए बी लिख लेंगे। चलिए अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो गिवन दैट है उसे हम एफ लेट करते हैं। जो गिवन दैट है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन दैट है, एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों बॉयज होंगे, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। जो फाइंड आउट करना है, बोथ चिल्ड्रन, पहला बच्चा भी बॉय दूसरा बच्चा भी बॉय, दोनों बच्चे बॉय होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। एफ एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, राइट। तो एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, इसके लिए जरा कॉम्बिनेशंस बना लें। लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इस मेथड पर। तो एल्डर चाइल्ड बॉय होना चाहिए, तो जो पहले जन्म लेगा, जिसका बर्थ पहले हुआ, वो एल्डर रहेगा। तो मैंने पहले में बॉय रखा, दूसरे में गर्ल रखी। देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं कि दोनों बॉय हो, दोनों गर्ल हो, पहला बॉय हो दूसरी गर्ल हो, या पहली गर्ल हो दूसरी बॉय हो। टोटल पॉसिबिलिटीज तो इस क्वेश्चन में 4 ही हैं, या तो दोनों बॉय होंगे या दोनों गर्ल होगी, पहला बॉय दूसरा गर्ल होगा, या पहली गर्ल दूसरी बॉय। अब यहां क्या बोला है, एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। एल्डर चाइल्ड वो हो के केसेस तो 2 ही हैं। ये रहा जब पहला बेटा बॉय हुआ, जो पहला बच्चा है वो बॉय है, उसकी पॉसिबिलिटी यहां 2 ही है। जिसका जन्म पहला हुआ वो बॉय होगा, क्योंकि इसमें तो पहला बच्चा गर्ल है, और गर्ल अगर पहला बच्चा है तो ऑब्वियसली वो गर्ल बड़ी हो गई। हमें देखना है एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज हैं 2 बच्चों में, कि दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकती है, गर्ल बॉय हो सकते हैं, लेकिन हमें एल्डर चाइल्ड देखना है, यानी जो पहले जन्म लिया है वहां बॉय चाहिए। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं जो एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय की होती हैं। ये लीजिए, तो एफ में टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 2, राइट। अगर हम ई और एफ में कॉमन निकालें, ई में और एफ में, तो एक ही कॉमन आ रहा है, बी कॉमा बी, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो यह आंसर आएगा आपका 1 ई इंटरसेक्शन एफ, पी एफ की वैल्यू 2। दिस इज द आंसर। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज मैंने सोची 2 बच्चों के केस में, 2 बच्चों के केस में, उसमें से दोनों चिल्ड्रन बॉय वाली ये हो गई एक। एल्डर बॉय होना चाहिए, तो पहली पोजीशन में जहां बॉय है। दूसरा बच्चे के बारे में कुछ भी, दूसरा गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है, ये नहीं बोला उसने, कहा बड़ा वाला बच्चा जो होना चाहिए वो बॉय होना चाहिए। तो बड़े जो जिसका जन्म पहले हुआ है, पहले वाली पोजीशन पर मैंने बॉय रखा है, राइट। तो इस तरह से ये पहली वाली सिचुएशन हुई। अगर दूसरी वाली सिचुएशन के बारे में हम बात करें, सेकंड के बारे में, तो उसमें एफ क्या मानेंगे, गिवन दैट क्या है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज बॉय, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज बॉय। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो अपनी टोटल पॉसिबिलिटीज में जाइए ना, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। कम से कम एक लड़का होना चाहिए,
कम से कम एक लड़का, यानी दोनों भी हो तो चलेगा, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, यानी 2 बॉयज भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक, कम से कम एक इसमें भी है, कम से कम एक बॉय इसमें भी है, कम से कम एक बॉय इसमें भी है, बस इसमें नहीं है। तो 3 पॉसिबिलिटी हैं कम से कम एक बॉय में, बॉय गर्ल वाली, बॉय बॉय वाली, या गर्ल बॉय वाली। कम से कम एक लड़का चाहिए। देख लो इन दोनों में एक लड़का है, इन दोनों में एक क्या एक से ज्यादा भी है, चलेगा, एटलीस्ट बोला उसने, राइट। कम से कम एक लड़का, तो कम से कम एक लड़का है, तो क्या बन गई इसकी 3। और अगर हम E इंटरसेक्शन F निकालें, दोनों में कॉमन निकालें, E वाले में और F वाले में, देखिए तो B एक ही कॉमन निकला, B, B, राइट। ये वैल्यू आ गई 1। और अगर आप फॉर्मूला निकाल के हिसाब से निकालने जाएं, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F इज इक्वल टू इंटरसेक्शन वाला 1, F वाला 3, ये लीजिए आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। हमें जो गिवन होगा उसे F लेट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसे E लेट करना है, और ये क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। तो गाइज ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेथड। इसके मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यानी E10 में 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए, आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक और मेथड पढ़ेंगे जहां हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।